नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं व्यापम सब इंजीनियर का एक प्रीवियस ईयर का पेपर 2018 का, जिसमें आप देखेंगे कि हमारे जो हिंदी की प्रिपरेशन है हमें वो कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर करना चाहिए। जैसा मैं बताया था कि आपका ये पेपर जो है इसमें नॉन टेक काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो नॉन टेक के यदि आप क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता भी होना चाहिए कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कम टाइम में कवर करना है, जिनसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं लगातार। तो उन टॉपिक्स को ही हम ज़्यादा पढ़ेंगे और बाकी चीज़ों को निगलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ आपका टाइम का वेस्टेज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगा नॉन टेक पोर्शन में, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं। 10 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका मैंने कई पेपरों का एनालिसिस किया है, जिसमें आप देखेंगे कि 10 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे ही हिंदी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं उनको। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि आपका जनरल हिंदी का सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया है। जनरल हिंदी के सेक्शन के अंतर्गत आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है, कपड़ा के लिए सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो कपड़े के लिए जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो आपको मालूम ही होंगे दोस्तों कि यहाँ पर चीर जो रहता है वो कपड़े का पर्यायवाची होता है, वसन होता है, और दूसरा जो हमारा होता है पट होता है। इसके अलावा भी अंबर और वस्त्र ऐसे पर्यायवाची होते हैं जो हमारे कपड़े के पर्यायवाची होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पट, वसन और चीर, यानी पर्यायवाची शब्द से यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। अब पर्यायवाची शब्द में के साथ साथ आपको यहाँ पर विलोम शब्द भी इसके मालूम होना चाहिए। जैसे कुछ आपके एग्ज़ाम में मैंने पेपर देखा है तो उसमें विलोम शब्द भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो पर्यायवाची, विलोम शब्द, कुछ यहाँ पर शुद्ध रूप देखने को मिलता है कि जैसे कि आपकी कुछ वर्तनी दी रहेगी उसका शुद्ध रूप आपसे पूछा जाएगा उसमें। तो शुद्ध रूप भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अंधेरे का घर उजाला मुहावरे का वाक्य प्रयोग निम्न में से कौन सा है। अंधेरे घर का उजाला मतलब एक तरीके से चिराग होता है। तो जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं उनको आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि इकलौता बेटा वहाँ पर राजीव के घर का चिराग है। तो यहाँ पर जो अंधेरे घर का उजाला का तात्पर्य है वो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि वो एक चिराग है जो उस घर का, वो इकलौता बेटा है उसका राजीव। यानी मुहावरे भी आपके देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए आप, आपका पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, और इसके बाद मुहावरे हो गए। मुहावरे के बाद यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको संधि विच्छेद। संधि विच्छेद के भी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, और ये संधि विच्छेद के हर पेपर में आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको लगभग देखने को मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन संधि विच्छेद के आते हैं। थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन रहेंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा प्रिपरेशन के लिए मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ कि आप जो मैं 11 टॉपिक्स यहाँ पर बता रहा हूँ कि इन टॉपिक्स को ही आप कवर करें तो आपका लगभग लगभग जो इसके सभी क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड आएंगे वो कवर हो जाएंगे। पहला है आपका यहाँ पर मुहावरा। मुहावरा टॉपिक कवर कर लीजिए। दूसरा जो है आपका संधि विच्छेद हो गया। तीसरा जो टॉपिक है यहाँ पर वो शुद्ध रूप, जैसा मैंने बताया आपको, शुद्ध रूप आप यहाँ पर कवर कर लीजिए। यानी 3 तो आपके ये टॉपिक हो गए। शुद्ध रूप के बाद आप चौथा जो टॉपिक आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है आपका यहाँ पर विलोम शब्द। विलोम शब्द के भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। विलोम शब्द हो गया। इसके बाद 5th नंबर पे आप देखेंगे तो आपका जो टॉपिक आता है वो होता है पर्यायवाची। इसके क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो पर्यायवाची आपके 5 टॉपिक यहाँ पर हो गए हैं। और जो छठवां टॉपिक है आपका होता है अनेक शब्द में। अनेक शब्द का एक शब्द, यानी आपको एक वाक्यांश दिया रहेगा, उस वाक्यांश का आपको एक शब्द के रूप में उसका आंसर देना होता है। जैसे कुछ अभी मैं यहाँ पर एग्जाम्पल भी उसके बताऊँगा। तो अनेक शब्द में एक शब्द, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो 6 नंबर पर आपका अनेक शब्द में के लिए एक शब्द हो गया। 7वें नंबर पर जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो है आपका उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग आपको पता ही होगा कि जो शब्द के आगे जुड़ते हैं, और प्रत्यय जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं उसका भाव जो है बदल देते हैं, है ना, किसी शब्द के आगे जुड़ने के कारण। तो इनको उपसर्ग और प्रत्यय बोलते हैं। इसके क्वेश्चन भी 1-2 आते रहते हैं। 8वां जो मैं टॉपिक यहाँ पर बता रहा हूँ वो है आपका समास। चाहें तो आप इनको लिख भी लीजिए कि आपको इन
पेपर इन क्वेश्चन पर ही, इन पोर्शन पर ही आपको फोकस करना है। 9th नंबर पर आपका आता है कुछ रचनाएं जो इसमें पेपर में पूछी जाती हैं, जैसे महादेवी प्रसाद हुए या जो भी आपके साहित्यकार रहे हैं उनकी रचनाएं और उनसे रिलेटेड बोलियां जो 10वां नंबर पे है। जैसे तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रचनाएं लिखी हुई हैं अपनी, है ना, तो किसी ने ब्रज में लिखी हैं, है ना। तो ये बोलियां जो हैं वो किस किस कवि ने कौन कौन सी बोलियां ऐसी लिखी हुई हैं या किस क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं, उन सभी रचनाओं और उन क्षेत्र की बोलियों के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली वहाँ पर बोली जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये 10 टॉपिक थे, इन्हीं से ही आपको पेपर देखने को मिलेगा। जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखा पूछा है आपसे सज्जन के लिए संधि विच्छेद बताइए। तो जो सज्जन होता है वो उसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद जो होता है वो सत प्लस जन यहाँ पर होता है। और जब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ता प्लस जा संधि है, यहाँ से यहाँ ये जा यहाँ पर बना हुआ है। तो ये जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और भी बहुत सारी संधि होती हैं, आपको मालूम ही होगा। स्वर संधि, स्वर्ग संधि के अंदर दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, इस टाइप की संधि आपने सुनी होगी। व्यंजन संधि के अंदर भी अलग अलग टाइप की संधियां देखने को मिलती हैं। तो ये तो थी स्वर और व्यंजन संधि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। यहाँ जैसे पूछा है दुरावस्था का शुद्ध रूप, तो मैंने बताया कि आपको बहुत सारे इसका चार्ट रहता है, चाहे तो आप मैं उसको शेयर कर दूंगा। एक चार्ट रहता है जिसमें शुद्ध और अशुद्ध रूप दिए हुए होते हैं। कोई शब्द दिया रहेगा, उसका वहाँ पर शुद्ध रूप दिया रहेगा और अपोजिट तरफ में उसका अशुद्ध रूप दिया रहेगा। तो जैसे यहाँ दुरावस्था का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है, तो वो है दुर्वस्था। दुर्वस्था यहाँ पर इसका शुद्ध रूप है। इत्यादि के लिए संधि विच्छेद, तो यहाँ देख रहे होंगे आप कि संधि विच्छेद के 2 क्वेश्चन यहाँ पर लगभग हो चुके हैं। तो संधि जब इत्यादि के लिए आप देखते हैं तो इत्यादि के लिए जब ई, यहाँ पर थोड़े से इसके रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और यहाँ इसके बाद यदि कोई व्यंजन आता है तो इसका या बन जाता है और यहाँ पर आपका वा बन जाएगा और जो रेर है उसका रा बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इत्यादि के लिए जब आप विच्छेद करते हैं तो इति प्लस आदि, है ना, ये आपका यण संधि का उदाहरण होगा। यहाँ पर यण संधि इसे हम बोलते हैं। तो ये आपकी एक स्वर संधि का उदाहरण हो गया। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्वर संधि के अंदर यण संधि आपको दिखाई पड़ेगी और उसका रूल रहता है कि ई या बड़ा ई उसके बाद कोई इस टाइप के स्वर आता है तो आपका ई से या बन जाता है, ऊ से वा बन जाता है और ऋ जो रहता है उसे रा बन जाता है। तो ये संधि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। अंगारों पर पाँव रखना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो अंगारों पर पाँव रखना मतलब स्वयं का नुकसान करना होता है या कोई नुकसान करने वाला कोई कार्य होता है। यहाँ उपसर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन है, आ उपसर्ग से बना निम्न में से कौन सा है। तो उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के आगे जुड़ने से कोई धातु हो, धातु जिसे हम बोलते हैं या जिसका पूरा अर्थ होता है ऐसा, उसके आगे जैसे आपने आ लगा दिया या बड़ा आ लगा दिया तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है या बदल जाता है। यहाँ पर जैसे आचरण जो है वो आपका यहाँ पर उपसर्ग है। यहाँ पर आ, यहाँ पर बड़ा आ जो है वो उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे यहाँ आमरण है, आमरण यहाँ पर आपका उपसर्ग नहीं होगा इसमें। यदि ये आमरण होता आमरण होता तो आ प्लस मरण यहाँ पर ये इतना पोर्शन आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, आ प्लस मरण। तो आ यहाँ पर जो होगा आपका ये आपका यहाँ पर उपसर्ग हो जाता। तो इससे मतलब मरने के अंत तक आपका उसको हम आमरण बोलते हैं, है ना। तो आमरण यानी मरने के अंत तक, जब तक मर नहीं जाते, ये बोलते हैं ना आमरण अनशन पर कोई व्यक्ति बैठा है। तो इस टाइप का जो अर्थ निकल के आएगा उसमें उपसर्ग यहाँ पर आ लगा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, मैं निम्न में से कौन सा अलंकार है। अलंकार भी आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आपने पता होगा कि शब्द अलंकार, अर्थालंकार, चाहे तो आप, यदि आपके कमेंट ज़्यादा होंगे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि हिंदी के टॉपिक्स को सेपरेट अपन लोग डिस्कस कर लेंगे। शब्दालंकार प्लस अर्थालंकार, इस टाइप के दो अलंकार होते हैं। शब्दालंकार के अंदर भी अनुप्रास, यमक और श्लेष, है ना, इस टाइप के अलंकार आपको देखने को मिलेंगे। और अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, पूर्वोत्मा, उसके बाद उत्प्रेक्षा, रूपक और आपके अनेक प्रकार के उसमें उल्लेख अलंकार भी होता है जैसे, है ना। तो ये लुप्तोत्मा, पूर्वोत्मा, इस टाइप के अलंकार जो रहते हैं वो अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है जब आप पढ़ेंगे। तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, है ना, किसी में किसी को उपमा दी जाती है ना। तो उपमेय, उपमान, इस टाइप से कुछ वर्ड रहते हैं, जब आप उनको समझेंगे तब आपको ये सभी जो मैंने अलंकार बताए हैं अर्थालंकार के, वो सभी आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया गया है कि अरविंद से, अरविंद मतलब भगवान की छवि से शिशु वृंद कैसे सो रहे, मतलब शिशु को इन्होंने एक कंपेयर किया है भगवान के स्वरूप से। तो यहाँ पर इन्होंने उपमा दी है शिशु को अरविंद की, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा, है ना। तो यहाँ जब आप उपमा देते हैं किसी की तो वहाँ पर उपमेय अलंकार हो जाता है। उल्लेख अलंकार जो यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है, उल्लेख अलंकार का मतलब होता है अनेक प्रकार के जब अर्थ निकलते हैं। जैसे एक उदाहरण इसका मैं देके बताता हूँ। उसके मुख को कोई कमल, कोई चंद्र कहता है। उसके मुख को, उसके मुख को कोई चंद्र, कोई कमल कहता है। मतलब उसके मुख को कोई चंद्र का भी कहता है और कमल भी कहता है। मतलब उसके मुख को अनेक संधियां यहाँ पर हमने दी हुई हैं, अनेक तरीके से उसे समझाया है। तो जब हम इस तरीके का टिप्पणी करते हैं कि उसके मुख को हम चंद्र जैसा भी मान रहे हैं, कमल जैसा भी मान रहे हैं, तो इस तरीके के जो अलंकार होंगे उसको उल्लेख अलंकार बोलते हैं। जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सभी समझ में आ जाएंगे। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है, उपमा अलंकार क्या है ना। तो जिसमें उपमा के चारों अंग उपस्थित रहते हैं वहाँ क्या होती है, तो वहाँ उसको हम बोलते हैं पूर्णोत्मा। जब उसके चारों अंग जो रहते हैं, उपमेय, उपमान, ये सब जो रहते हैं, वो उसको हम पूर्णोत्मा बोलते हैं। और यदि इसमें से कोई लुप्त रहता है, मान लीजिए एक या दो रूप ही उसके देखने को मिल रहे हैं, तो उसे लुप्तोत्मा हम यहाँ पर बोलते हैं। जब आप इसके अर्थालंकार के टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको ये सब यहाँ पर इजीली समझ आ जाएगा। इतना टफ नहीं है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होगा, इसलिए आपको ये यहाँ पर थोड़ा सा अलग सा लग रहा होगा कि आपको क्या पूर्णोत्मा है, क्या लुप्तोत्मा है और क्या इसमें उपमेय, उपमान है ना। अगला जो क्वेश्चन है, असंभव में निम्न में से कौन सा समास है। तो समास भी एक दो पूछे ही जाते हैं, है ना। असंभव, आ लग गया जैसे जिस उसके आगे समास में आपके, तो धातु के आगे जब आ लग जाता है तो आप वहाँ पर जो समास होता है उसको हम बोलते हैं नज समास। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है, नज तत्पुरुष समास होता है। समास के भी बहुत सारे होते हैं। अव्ययीभाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्विगु जहाँ पर जैसे गिनती टाइप से आती है, सप्तर्षि हो गया, जैसे इस टाइप के जो वो रहते हैं, दशानन हो गया, है ना। तो इस टाइप के जो समास जो शब्द दिए रहेंगे उसमें आपको द्विगु समास, जहाँ पर गिनती का आभास हो, वो द्विगु समास होता है ना। और द्वंद्व और बहुब्रीहि जो रहते हैं, है ना, वो भी एक आपके समास होते हैं। कर्मधारय का इजीली समझने का तरीका रहता है, जब आप पढ़ेंगे इसको, कर्मधारय के अंतर्गत है जो का भाव उसमें प्रकट होता है जो, है जो का भाव प्रकट होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पर, जैसे दिया हुआ है चरण कमल, चरण कमल यानी कमल के समान है जो चरण, कमल के समान हैं जो चरण,
मतलब इसका जो भावार्थ निकल कर आ रहा है जो कमल, है ना। तो यहाँ से जो अर्थ निकल के आ रहा है कि है जो का अर्थ है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है ना। असंभव में आपने देख लिया कि यहाँ पर न समास है, क्योंकि संभव के आगे आ लग गया, यानी ना का भाव यहाँ से प्रकट हो रहा है, इसलिए न समास हो गया, है ना। जिसमें संदेह ना हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा हो। अब ये मैंने बोला था कि ये पूरा एक वाक्यांश दिया रहेगा, उसके लिए एक अर्थ, एक शब्द आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा जिसमें संदेह ना हो, वो उसको बोलते हैं असंदिग्ध। घनश्याम में निम्न में से कौन सा समास है, तो घनश्याम में यहाँ पर कर्मधारय समास है ना। घन के समान जो नीला श्याम कलर का हो, है जो, है ना। घन के समान श्याम कलर का है जो, यानी भगवान श्री कृष्ण के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है ना। तो ये है जो का जो यहाँ पर भाव आया है, कर्मधारय तो आप इजीली समझ सकते हैं, है जो का जो भाव आ रहा है वो वहाँ पर कर्मधारय ही समास होगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा इसका, कर्मधारय समास, है ना। और अप उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, तो अप प्राप्त, अधीर, अपधापी, अपकार, है ना। उपकार का बदला होता है अपकार। तो यहाँ पर अप उपसर्ग यानी अप आगे लग गया है इसमें, और कार यहाँ पर पीछे है, तो यहाँ से जो आपका उपसर्ग बन के आया वो उपकार निकल कर आया है। यहाँ पर एक चौपाई या दोहा का रूप आपको दिया हुआ है कि सब कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना बिजत अति, समुझी मन ही मन रहिए। निम्न में से कौन सा रस है, एक आपको यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, इसमें से आपसे पूछा है कि इसमें रस कौन सा है। तो विचित्र या अद्भुत या इस टाइप की जो रचनाएं होती हैं जिसमें भावांश ऐसा निकल कर आता है कि कुछ विचित्र हो, अद्भुत हो, ऐसा अनोखा टाइप से कुछ हो गया है, तो वहाँ पर जो रस होता है वो होता है अद्भुत रस, है ना। तो ये कुछ थे, यहाँ से जनरल इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट हो गया है। 14 क्वेश्चन आपने देखे कि यहाँ पर हिंदी पोर्शन में थे। आज का ये पोर्शन आपको कैसा लगा, कुछ थोड़ा बहुत भी दी जानकारी के लिए आपको लगा है कि इससे कुछ आपको जानकारी प्राप्त हुई है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आने वाली वीडियो भी जो आप जिस टॉपिक पर चाहते हैं वो उसमें हमें कमेंट छोड़कर बता सकते हैं, जैसे कि मैं व्यापम सब इंजीनियर के लिए खासकर इसके लिए बहुत सारे वीडियो लेकर आ सकूं। थैंक यू।